हेलो एवरीवन, आई एम गौरव और आप देख रहे हैं बी ए ब्रिलियंट। आज की वीडियो हम बात करेंगे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने बात करा था रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की हिस्ट्री के बारे में, जिसमें हमने रॉयल कमीशन के बारे में पढ़ा था, एक्ट कब पास हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, ये सब चीज़ के बारे में जाना था। आज की वीडियो में हम जानेंगे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे कि मैंने बताया था, इस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसकी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की 1935, 1 अप्रैल 1935 में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियो को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इनिशियल कैपिटल जो थी वो थी 5 करोड़ रुपीज़, और जो 5 करोड़ रुपीज़ जो भी इन्वेस्ट करा था वो सब प्राइवेट शेयर होल्डर थे। मतलब कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 को जब इस्टेब्लिश हुई थी, इनिशियल कैपिटल 5 करोड़ रुपीज़ थी, तो ये प्राइवेट शेयर होल्डर थे। मतलब कि इसको रन करने वाले प्राइवेट थे, मतलब पब्लिक सेक्टर में नहीं थी। तो जब इसका नेशनलाइज हुआ 1949 में, जब इसका नेशनलाइज हुआ तो मतलब ये पब्लिक बॉडी बन गई। अब ये गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है इस बॉडी को। ठीक है, तो ये सब था। हमने हेड ऑफिस की बात करी थी मुंबई में, जो इसका हेडक्वार्टर है मेन आरबीआई का मुंबई में है। अब इससे हमने बात करी थी कि जो पहला फर्स्ट हेडक्वार्टर था आरबीआई का वो था कलकत्ता, जो मतलब कोलकाता जिसे बोलते हैं। 2 साल रहा था, फिर 1937 में शिफ्ट हो गया था मुंबई के लिए, हेडक्वार्टर शिफ्ट हो गया। तब से लेकर अभी तक आरबीआई के हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई है, जिसको हम फाइनेंस कैपिटल बोलते हैं मुंबई को। ठीक है, अब हेडक्वार्टर के बारे में तो सबको पता है। अब हम बात करते हैं इसके सब हेडक्वार्टर के बारे में। आरबीआई का सब हेडक्वार्टर जो है वो है नासिक में। नासिक के ढोल सुना है ना आपने, तो नासिक में ही इसका आरबीआई का सब हेडक्वार्टर है। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, करेंसी चेस्ट बोला जाता है। नासिक को करेंसी चेस्ट बोला जाता है। ठीक है, अब आरबीआई के गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर, इसके स्ट्रक्चर, बोर्ड ऑफ गवर्नर के बारे में हम आगे बात करेंगे। वैसे मैं बता देता हूँ, अभी करंट जो गवर्नर है वो है शक्तिकांता दास। ठीक है, ये करंट गवर्नर है। अभी हम स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई पढ़ेंगे, तो पहले फंक्शंस कर लेते हैं, फिर स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई पढ़ेंगे, तब हम बात करेंगे गवर्नर्स और उनके 21 बोर्ड ऑफ मेंबर्स के बारे में। आगे मैंने बताया था इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1 अप्रैल 1935। देखो यहाँ मेंशन कर रखा है मैंने, विद द प्रोविजन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के प्रोविजन से इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1935 में 1 अप्रैल को। ठीक है, और नेशनलाइज हुआ था 1 जनवरी 1949 को। तब से ये फुल्ली ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इसको ओन कर रही है तब से। अब ये प्राइवेट का कोई रोल नहीं है इसमें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है, गवर्नमेंट ही ओन करती है इसको, रूल करती है, रेगुलेट करती है, ऑपरेट करती है, सारा काम इनका ही है। फाइनेंशियल ईयर की मैंने बताई थी, आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर जो है वो जुलाई टू जून होता है। ठीक है, जुलाई से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर की जून तक इनका फाइनेंशियल ईयर चलता है। अब हम बात करते हैं जिसके ऊपर हमने आज वीडियो बनाई थी, फंक्शंस की। आरबीआई के फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आरबीआई के फंक्शंस। अब देखो, आरबीआई के फंक्शंस को बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये इकलौती बैंक है जो एपेक्स बॉडी है, मतलब बैंकिंग सेक्टर में सबसे ऊंची बॉडी इसी को बोला गया है। ठीक है, हम बोल सकते हैं बैंकर्स ऑफ बैंक। ठीक है, फादर ऑफ बैंक भी इसको बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि यही है, करेंसी छापने वाले भी यही है, डिमोलिश करना, प्रिंट करना, सब इन्हीं का काम है। प्राइवेट बैंकों को मतलब उन पर एक लगाम रखना कि कहीं वो अपने इंटरेस्ट रेट ज़्यादा ना कर दें, उन सबको ओवरऑल देखने के लिए क्या है, ये बैंक एक सुपरवाइज़र का रोल करती है और उनको लोन भी प्रोवाइड करती है। प्राइवेट बैंकों को भी लोन प्रोवाइड करती है क्या, आरबीआई। तो यही सब है फंक्शंस आरबीआई के। तो हम देखते हैं एक एक करके फंक्शंस। ओवरसीइंग मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसीज़ आप जो जानते हो, मॉनेटरी पॉलिसीज़, फिजिकल पॉलिसीज़ क्या है। मॉनेटरी पॉलिसीज़ एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इनको क्या करता है, आरबीआई ओवरसी करता है, इनको देखता है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है, इनकम टैक्स रेट जो गवर्नमेंट जो है, इंटरेस्ट रेट जो है वो हाई ना कर दें। अगर सपोज़ करो बोरोवर्स और डिपॉजिटर्स दोनों हैं, बैंक क्या करती हैं, जो डिपॉजिटर्स हैं उनको इंटरेस्ट रेट देती है। ठीक है, उनको इंटरेस्ट देती है, ब्याज देती है। आप पैसे जमा करोगे बैंक में, सेविंग अकाउंट में, तो आपको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा बैंक से। ठीक है, और बैंक जिसको लोन दे रही है उससे क्या करेगा, ब्याज लेगा। ये तो काम है बैंक का, मेन जो मोटा काम है, देखेंगे आप तो यही वर्क है। ठीक है, लोन लेना, एडवांसिंग ऑफ लोन और एडवांसिंग ऑफ लोन्स, और फंड, बहुत सारे फंक्शंस हैं, फंड रेज करना, बाइंग सेलिंग सिक्योरिटीज़।
तो यही है बैंक का काम। अब सिंपल नॉर्मल देखो कि मैं जा रहा हूँ बैंक में पैसा सबमिट करने, डिपॉजिट करने अपने अकाउंट में, तो बैंक उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है, इंटरेस्ट देता है, इंटरेस्ट देता है। और मैं बैंक में लोन लेने जाऊँगा तो बैंक का अपना अपना रेट होता है, 3%, 5%, 8% इन रेटों पे क्या बैंक हमें लोन देता है, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में कंट्री में, ठीक है। क्या करता है बैंक, जो आरबीआई है वो इंटरेस्ट रेट पे क्या बोलते हैं, लगाम लगाता है एक तरीके से बैंक पे, ठीक है। सपोज करो पहले आपने सुना होगा कि 10 रुपीज़ में आपको बहुत सारी टॉफ़ी वगैरह मिल जाती होंगी, और देखा भी होगा आपने, अगर 90s में हो, 90s का बर्थ है आपका, तो 10 रुपीज़ में काफ़ी चीज़ें आ जाती थी और आजकल कुछ नहीं आता है। तो ये इन्फ्लेशन का खेल है। अगर मॉनेटरी पॉलिसी सही ढंग से चलेगी तो इन्फ्लेशन भी काम करेगा कंट्री में, ठीक है। नेक्स्ट है इशूइंग करेंसी। ये तो है ही इम्पोर्टेंट, आपको सब पता है कि करेंसी इशू करने की पावर, राइट किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के पास है। इशूइंग द करेंसीज इन आवर कंट्री, ठीक है, पावर किसके पास है, आरबीआई के पास है। ये तो नॉर्मल सबको पता है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि आरबीआई नोट छापता है, ठीक है। प्रिंट करना, नोट छापना, फोरफिट करना नोटों को, रीइशू करना, नोट को रीइशू करना, और डिमोलिश करना। डिमोलिश जैसे आपने सुना है, जैसे डिमोनेटाइजेशन के बाद जो 5000 के पुराने नोट्स थे और 1000 के नोट्स थे वो वापस आरबीआई में चले गए, ठीक है। तो वो आरबीआई ने डिमोलिश कर दिया उनको, ठीक है। हर नोट पे मैंने बताया था कि आरबीआई के गवर्नर के साइन होने चाहिए, कंपलसरी है ये, ठीक है। फिर है मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं तो हम इसमें फॉरेन रिजर्व्स की बात कर रहे हैं। जितनी भी फॉरेन चीज़ें हैं फाइनेंशियल से रिलेटेड, उसको क्या करता है, मैनेज करता है आरबीआई। अगर फॉरेन एक्सचेंज का भी रिजर्व रखता है आरबीआई, ठीक है। बैंक भी रखते हैं, कमर्शियल बैंक हैं जो प्राइवेट बैंक है वो सब भी रखते हैं फॉरेन एक्सचेंज, बट मेन जो वाइडर पिक्चर पे देखा जाएगा तो ये मैनेज करता है उसको, फॉरेन एक्सचेंज को, क्योंकि इन्हीं की गाइडलाइंस पे ही सारी बैंकें चलती हैं, क्योंकि ये एपेक्स बॉडी है, मैंने बताया था। नेक्स्ट है बैंकर टू गवर्नमेंट। अभी बैंकर टू गवर्नमेंट क्या है, आप देखो जब सरकार को पैसे की ज़रूरत होती है, जैसे अभी ज़रूरत है पैसों की सरकार को, तो आरबीआई से क्या लिया था, एज अ लोन लिया था गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो यही है कि सरकार की ही गवर्नमेंट, वो सरकार की ही बैंक है, क्योंकि बैंक का मेन जो रोल है वो क्या है कि इंडियन की, जैसे इंडियन के आरबीआई के है, तो इसकी बैकबोन बोला जाता है बैंक को, ठीक है। आरबीआई को भी बोला जाता है, और सारी बैंकिंग, जितने भी बैंकिंग सिस्टम है इसको बैकबोन बोला जाता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए। तो एक तरह से बैंकर्स टू गवर्नमेंट, मैंने बताया कि लोन जब गवर्नमेंट को नीड होती है पैसे की, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नाम ही रिजर्व है, तो जब गवर्नमेंट को कंट्री चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होगी, डेवलपमेंट की ज़रूरत होगी, तो क्या करेगा, आरबीआई से ही पैसे लेगा बैंक, तभी तो आप वर्क करेगा। अगर पैसा नहीं है तो वो कहाँ से करेगा, बैठे थोड़ी रहेंगे, इसलिए आरबीआई से पैसे लेते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं बैंकर टू गवर्नमेंट। अब नेक्स्ट है बैंकर ऑफ स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। अब स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक मतलब जो स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जितने भी हैं, ठीक है, उनके लिए भी बैंकर, उनको भी लोन प्रोवाइड करते हैं। अगर सपोज करो किसी के पास पैसे नहीं, किसी बैंक के पास पैसे नहीं, अपना कर्जे में बैंक, तो वो क्या करते हैं, आरबीआई से भी लोन ले सकती है, ठीक है। तो इसलिए बैंकर्स जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक भी है। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्क्स फॉर ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। अभी मैंने बताया था ना इस पॉइंट को, वर्क, आरबीआई वर्क करती है ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। कंट्री की जितनी भी इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको कंट्रोल करना आरबीआई के पास है। अब सोचो वो कैसे, इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रोल करना आरबीआई के पास है, बट इकोनॉमी को चलाना सारी बैंक के पास है। क्यों, क्योंकि बैंकिंग क्या करती है, बैंकिंग के फंक्शंस मैंने बताए थे। बैंक क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है, काफ़ी लोकल फैसिलिटी, एग्रीकल्चर लोन, इंडस्ट्री लोन, जो स्टार्टअप बिजनेस कर रहे हैं उनको लोन प्रोवाइड करना, ये सारा काम किसका है, बैंकिंग का काम है, बैंक का काम है, ठीक है। बैंक होगा तो इन्वेस्टमेंट होगा, डेवलपमेंट होगा, रीजनल डेवलपमेंट होंगे, और ट्रेड और इंडस्ट्री को प्रमोट करना, ये सारे किसके काम है, बैंकिंग के काम है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो हमारी आरबीआई है और जो भी बैंक्स होती हैं वो क्या करती हैं, इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ को बढ़ावा देती है, ठीक है। और आरबीआई तो है ही, क्योंकि ओवरऑल दिखता है, आरबीआई एपेक्स बॉडी है, तो ये ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ का रिस्पॉन्सिबल आरबीआई ही माना जाता है एक तरीके से, क्योंकि नोट पब्लिश करने का, प्रिंट करने का इन्हीं के पास पावर है। अब हम सोचते हैं कि जब नोट छापने से ही इतना सब कुछ हो जाता है तो क्योंकि नोट क्यों नहीं बांट देती आरबीआई। अब सपोज़ करो जैसे 20 लाख करोड़ का मोदी जी ने पैकेज अनाउंस कराया, हम कहेंगे गवर्नमेंट इतना पैकेज क्यों अनाउंस कर रही है, 135 करोड़ पीपल्स तो हैं ही पॉपुलेशन इंडिया की, ठीक है, तो सबको 1-1 करोड़ बांट दो।
अब ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अब नॉर्मल मैन तो यही सोचेगा, बट अगर आप कॉमर्स फील्ड से हो, बैंकिंग फील्ड से हो, तो आप तो उनको आपको तो सबको पता है कि क्यों नहीं छापती, क्यों इन्फ्लेशन हो जाएगा ज़्यादा। जब सबके पास पैसा हो जाएगा तो सब एक्सपेंड ज़्यादा करेंगे, खर्चे ज़्यादा करेंगे, तो गुड्स ज़्यादा बिकेंगे, गुड्स ज़्यादा बिकेंगे तो क्या होगा, जब बिक जाएंगे तो और गुड्स की नीड्स होगी, और गुड्स की नीड्स होने के लिए क्या चाहिए, फिर पैसा चाहिए। जब वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब आपके पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा, गुड की सप्लाई कम हो जाएगी, तो इन्फ्लेशन तो ऑटोमेटिक होएगा, ठीक है। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन तो होएगी कंट्री में, तो उसको बैलेंस भी करा जाता है, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कंट्री की यही बैंक की रिस्पॉन्सिबल है, या फिर यही वर्क करती है ओवरऑल। बैंकर टू बैंक, मैंने बताया था कि बैंकर्स टू बैंक बोलते हैं आरबीआई को, कि ये बैंक किसी भी बैंक को लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है। हालांकि कंडीशंस अलग अलग होती हैं, सब कुछ देखते तभी लोन प्रोवाइड करती है आरबीआई सब बैंकों को। अब क्या है, एडवाइजरी रोल। अब बैंक आरबीआई क्या है, ये एडवाइजरी रोल भी प्ले करती है। एडवाइजरी रोल किसको, किसी भी प्राइवेट सेक्टर को, पब्लिक सेक्टर को, किसी भी मीन्स की किसी भी सेक्टर को एडवाइजरी रोल प्ले करती है। एडवाइजरी रोल ज़रूरी नहीं है कि बैंक को ही करें, एडवाइजरी रोल हम जनता को भी करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आरबीआई की गाइडलाइंस हैं कि नोट जब भी देखें तो उसे अच्छे से चेक करें कि कहीं वो नोट जो है फेक ना हो, ठीक है। तो इस सब चीज़ों को देखने के एडवाइजरी रोल भी करती है, ताकि जागो ग्राहक जागो जाके, ताकि लोग जो हैं अपने राइट्स को जानें कि क्या उनके राइट्स हैं, इंटरेस्ट राइट्स क्या है उनके, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के बारे में लोगों को, किसी भी इंडिविजुअल को हेल्प करता है, ठीक है। एडवाइजरी रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ये फंक्शन। हालांकि इस पर डिस्कस नहीं होता है ज़्यादा। मेन अगर मोटा मोटा देखते हैं आप तो आरबीआई के फंक्शंस की जब बात आती है तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या आती है, जिसमें फिजिकल पॉलिसी, ठीक है, टैक्स रेट बढ़ा देते हैं गवर्नमेंट, अगर उनको लगता है कि हाँ इन्फ्लेशन हो रहा है कंट्री में, तो फिजिकल पॉलिसी के तहत उसमें क्या करते हैं, टैक्स रेट बढ़ा देते हैं, उसी को फिजिकल पॉलिसी बोलते हैं। टैक्स रेट बढ़ जाएगा तो लोग क्या करेंगे, जो गुड्स की डिमांड है वो कम हो जाएगी, ठीक है। सपोज़ करो 100 रुपये किलो टमाटर हो जाते हैं, नॉर्मल मीडियम पीपल जो है, कॉमन मैन, वो नहीं खरीदेंगे, कहेंगे टमाटर का हमारा यूज़ नहीं है इतना, ठीक है, तो वो नहीं खरीदेंगे। तो क्या हुआ, उसकी डिमांड कम हो जाती है अपना आप। तो ये सब मॉनेटरी पॉलिसी में आ जाते हैं, फिजिकल पॉलिसी में आ जाते हैं। इनके इंटरेस्ट रेट्स, टैक्स रेट्स ये सब बढ़ाती है घटाती है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ना हो, ठीक है, ओवरऑल मॉनेटरी पॉलिसी को। इस तरह से मैंने बताया था कि मॉनेटरी पॉलिसी तो इम्पोर्टेंट है। अब जब मोटा मोटा कोई पूछता है आपसे कि हाँ आरबीआई के फंक्शंस क्या है, तो आप सबसे पहले बोलते हो कि इशूइंग ऑफ करेंसी, नोट छापती है, ठीक है। नोट छापना अपने प्रिंट बोलते हैं, फॉरफिट करती है, री इशू भी करती है, डिमोलिश भी करती है, सब आरबीआई के फंक्शन है। मॉनिटरिंग पॉलिसी, ठीक है, मॉनिटरी पॉलिसी को करता है। और बैंकर टू गवर्नमेंट, नॉर्मल बोलोगे बैंकर टू गवर्नमेंट, बैंकर्स टू बैंक, ये मैंने जो इंपॉर्टेंट फंक्शन लिखे हैं जो भी आरबीआई के हो ना, आरबीआई के और बहुत सारे फंक्शंस हैं, बट इंपॉर्टेंट जो फंक्शन हैं आप ये कभी नहीं भूलोगे इन फंक्शंस को, ठीक है। गवर्नमेंट को भी बैंकर्स टू गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को भी पैसा देती है, ठीक है, कमर्शियल बैंक को भी पैसा देती है, इकोनॉमिक ग्रोथ करने में सबसे अहम आरबीआई का रोल है। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखो मॉनेटरी पॉलिसी मैंने दिखा रखा है, थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी गवर्नमेंट कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ करेंसी इन अ कंट्री। मॉनेटरी पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट क्या है, करेंसी की सप्लाई पे कंट्रोल करती है। सपोज़ करो इतनी नोट नहीं छाप देती गवर्नमेंट कि हाँ सबके पास पैसे हो जाएं, सबके पास पैसे हो जाएंगे तो इन्फ्लेशन हो जाएगी। इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन मैं बताता हूँ। इन्फ्लेशन होता है कि जब हमारे जो प्राइस है, जो पैसा है उसकी वैल्यू कम हो जाए और सामान की महंगी हो जाए, मतलब महंगाई हो जाना। जैसे सपोज़ करो एकदम 250 रुपये किलो टमाटर हो गए, 200 रुपये किलो टमाटर हो गए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इन्फ्लेशन हुआ, पैसे तो हमारे पास कम रह गए और चीज़ें जो महंगी हो गई वो इतनी बहुत महंगी हो गई, तो इन्फ्लेशन ये हुआ। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने में गवर्नमेंट, इसका आरबीआई का बहुत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। और इसी के मॉनेटरी पॉलिसी के तहत ही गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करती है। अब बात करते हैं हम आरबीआई के स्ट्रक्चर की। मैंने आपको पहले बताया था आरबीआई के स्ट्रक्चर के बारे में कि 21 मेंबर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ मेंबर्स जो हैं आरबीआई के 21 मेंबर्स होते हैं। अब 21 मेंबर्स जो हैं वो कैटेगराइज कैसे हुए हैं उनके बारे में हम देखते हैं। गवर्नर फर्स्ट होता है, गवर्नर मतलब आरबीआई का गवर्नर एक होता है, एक गवर्नर होता है। अब जो करंट में गवर्नर है, मैंने बताया था प्रीवियस पेज पे, शक्तिकांता दास जो है वो करंट गवर्नर है आरबीआई का, ठीक है। नेक्स्ट देखो डेप्यूटी गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर 4 होते हैं। हालांकि ये सब कोई पूछता नहीं है कि डेप्यूटी गवर्नर के नेम बताओ, चारों के नेम बताओ, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, इन सब के नेम बताओ। नेम तो उतना नहीं पता, बस अब नॉर्मल पूछते हैं गवर्नर कौन है, ठीक है। क्योंकि ऐसा देखा जाए तो हम यूपी के सीएम
योगी आदित्यनाथ जी हैं, ठीक है, बाबा योगी आदित्यनाथ जी। अब कोई डेप्यूटी सीएम पूछ ले तो नहीं बता पाते हैं, गवर्नर का तो याद रह जाता है लेकिन डेप्यूटी सीएम का नहीं याद रहता। इस टाइप से गवर्नर का लोगों को याद रहता है और क्वेश्चंस पुट अप होते हैं गवर्नर के ऊपर। डेप्यूटी गवर्नर का इतना नहीं है, फिर भी आप देख लेना, वैसे 4 होते हैं, ठीक है, डेप्यूटी गवर्नर 4 होते हैं। मेंबर फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री से मेंबर्स होते हैं 2 मेंबर फाइनेंस मिनिस्ट्री के होते हैं, ठीक है। मेंबर्स अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 10, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा मेंबर्स अपॉइंट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मेंबर्स ऑफ अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार जो रूलिंग होती है वो अपॉइंट करती है 10 मेंबर्स को, किसमें, आरबीआई में, एज अ बोर्ड ऑफ मेंबर्स, ठीक है। डायरेक्टर ऑफ लोकल बोर्ड्स, लोकल बोर्ड्स के जो डायरेक्टर्स हैं वो होते हैं 4, ये अपॉइंट होते हैं, ठीक है। तो टोटल देखो 4 और 1 5, तो 7 10 17 4 21, ठीक है, 21 मेंबर्स हो गए टोटल। तो ये आरबीआई का स्ट्रक्चर है। अब मैंने एक प्रीवियस वीडियो में बताया था कि लैंग्वेजेस जो होते हैं करेंसी पे वो 15 लैंग्वेजेस होती हैं, और 1 रुपये और कॉइन को छोड़ के सारे जितने भी है वो नोट करेंसी जो है वो आरबीआई करती है, ठीक है। 1 रुपये नोट और कॉइन्स कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्टर जो है, फाइनेंस मिनिस्ट्री वही छापती है, वही पब्लिश करती है, ठीक है। अभी मैंने बता दिया। एक मैं यहाँ ज़रा आपको समझाने के लिए बताता हूँ कि आरबीआई का जो लोगो होता है उसके बारे में। हालांकि ये ट्री है, नॉर्मल देख लेना आप, और ये टाइगर है। ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है मेरी, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये ट्री है, ये टाइगर है। तो जो ट्री है इसके बारे में पूछा होता है, और यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लिखा रहता है। तो ये ट्री जो है ये पाम ट्री होता है, पाम ट्री बोलते हैं। और ये टाइगर जो है रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। ये जो लोगो है ये जो पहले आरबीआई हमारा इस्टेब्लिश हुई थी उसी से सिमिलर है थोड़ा, उसी के उस बेसिस पे लोगो बनाया है नेशनलाइज होने के बाद, ठीक है। क्या है, पाम ट्रीज होते हैं पीछे, और ये रॉयल बंगाल टाइगर्स हैं, टाइगर होता है, ठीक है। कोई उसको क्या बोलता है, कैट बोलता है, कोई क्या बोलता है, टाइगर होता है, कौन सा, रॉयल बंगाल ऑफ टाइगर। और हिस्ट्री के बारे में हमने पहले बता दिया था। हिस्ट्री क्या है कि रॉयल कमीशन सबसे पहले आया था 1920 में, ठीक है। रॉयल कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन जिसे कहते हैं, उसने एक रिपोर्ट दी थी सरकार को, 1926 में रिपोर्ट पास करी थी गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट ने रिपोर्ट पास करी, उसको ओवरव्यू करा, फिर 1934 में एक आरबीआई एक्ट आया। आरबीआई एक्ट में सब आरबीआई की पावर्स, डायरेक्शंस, फंक्शंस सब डिस्कस करी गई, सब उस एक्ट में लाया गया। 1935 को 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई ने क्या है, इस्टेब्लिश कर दिया था। यहाँ मैंने लिख भी रखा है शॉर्ट में, वैसे मैंने बता रखा था प्रीवियस वीडियो में, आप देख सकते हो पूरी हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। इन्फ्लेशन बता रहा था मैं। इन्फ्लेशन देखो, अ जनरल इंक्रीज इन प्राइस एंड फॉल इन द परचेजिंग वैल्यू ऑफ मनी, मीन्स कि प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो जाए और परचेजिंग वैल्यू जो है मनी की वो कम हो जाए, ठीक है। मतलब कि पहले सपोज को 10 रुपये में हम बहुत सारी चीज़ें खरीदते थे, ठीक है। तो अब 10 रुपये में हम बहुत कम चीज़ें खरीदते हैं, तो ये क्या है, हमारी जो मनी की जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है और प्राइस की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो यही इन्फ्लेशन है, ठीक है। अब हम ओवरव्यू करते हैं एक बार जो हमने आज पढ़ा है अपने लेक्चर में। आरबीआई इस टॉपिक में हमने कंप्लीट कर दिया ओवरऑल, ठीक है। एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंने बताया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इस्टेब्लिश हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को इस्टेब्लिश हुई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई में, सब हेडक्वार्टर है नासिक में, जिसको करेंसी चेस्ट बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। काफ़ी लोग याद नहीं रखते इसको, करेंसी चेस्ट किसे कहते हैं नासिक में, नासिक को कहते हैं सब हेडक्वार्टर है जो आरबीआई का, ठीक है। गवर्नर की याद रखना हमेशा, करंट गवर्नर शक्तिकांत दास, अपडेट रहते रहना इसको। आरबीआई इस्टेब्लिश हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। एक्ट पास हुआ था 1934 में, ठीक है। नेशनलाइज हुआ था 1 जनवरी 1949 को। ये कुछ डेट्स हैं, इनको आरबीआई अगर आप पढ़ रहे हो तो इन डेट्स को हमेशा याद रखना है कि इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, एक्ट कब पास हुआ था और नेशनलाइज कब हुआ था, ठीक है। ये कुछ डेट्स हैं। और ये भी है कि नेशनलाइज हुआ था, नेशनलाइज का मतलब क्या है, इस पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। नेशनलाइज क्या होता है, आरबीआई नेशनलाइज कब हुई थी, ठीक है। नेशनलाइज का मैंने बताया था कि जब कोई भी बॉडी को अगर गवर्नमेंट फुली ओन कर लेती है तो वही नेशनलाइज हो जाती है, नेशनलाइज हो जाता है उसका, ठीक है। फाइनेंशियल बताई थी मैंने, जुलाई से जून तक होते हैं। फंक्शंस बताए थे, मॉनेटरी पॉलिसी के बताए थे, करेंसी इशू करना, प्रिंट करना, री इशू करना या डिमोलिश करना, ख़त्म करना, ये सब आरबीआई का काम है। फॉरेन एक्सचेंज को मेंटेन रखना, ठीक है, रिजर्व रखना, ये सब क्या है, आरबीआई के फंक्शंस हैं। बैंकर टू गवर्नमेंट भी होती है, बैंकर टू बैंक भी होती है, और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्री की यही होती है, ठीक है।
बैंकर टू बैंक भी होती है। एडवाइजरी रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एडवाइजरी रोल किसी भी बैंक को, किसी प्राइवेट सेक्टर को, पब्लिक सेक्टर को, गवर्नमेंट को और इंडिविजुअल को भी एडवाइजरी रोल और उसको क्या कहते हैं, जागरूक करती रहती है, ठीक है। और सेविंग करने के लिए मतलब प्रोत्साहित करती रहती है। मॉनेटरी पॉलिसी बताया, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, गवर्नमेंट सप्लाई, करेंसी की सप्लाई को कंट्रोल कर लेता है। आरबीआई के मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। बोर्ड ऑफ मेंबर्स कितने 21 होते हैं। इनको मैंने बताया अभी तक कि गवर्नर याद रखना, गवर्नर एक है, और करंट में अपडेट रहते रखना कि गवर्नमेंट कौन है। अब शक्तिकांता दास जो है वो गवर्नर है, ठीक है। और मैंने एक गवर्नर से रिलेटेड पिछली वीडियो में बताया था कि ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो आंसर था मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह अभी तक इकलौते प्राइम मिनिस्टर हैं जो आरबीआई के गवर्नर थे पहले, फिर प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है। और मैंने उनका टाइम पीरियड भी बताया था, अप्रॉक्स 2.5 to 3 ईयर उनका टाइम पीरियड था एज अ गवर्नर, ठीक है। डेप्यूटी गवर्नर 4 होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर के 2 होते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 10 मेंबर्स को अपॉइंट करती है, और लोकल बॉडीज़ के 4 होते हैं। 15 लैंग्वेज होती हैं। 1 रुपये नोट और कॉइन को छोड़ के सारे करेंसी को छापती कौन है, आरबीआई छापती है। और 1 रुपये नोट और कॉइन को कौन छापता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस छापता है, ठीक है। इसके लोगों के बारे में भी एक बार बताते हैं कि पाम ट्री है पीछे, और आगे रॉयल बंगाल ऑफ टाइगर्स है, इधर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रहता है। आप गूगल कर सकते हो, उस चीज़ को देख लेना। इन्फ्लेशन के बारे में बता दिया। ओवरऑल मेरे हिसाब से हो चुका है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और डीपली के लिए मैं आप नेक्स्ट कभी वीडियो बोर्ड पे बनाऊंगा। दैट्स इट फॉर नाउ। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय श्री राम।